हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 3 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो आप समझ चुके होंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। थोड़ा सा मैं अगर आपको ओवरव्यू दूं, तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट, एंड देन बोर्स मॉडल भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 3-4 टॉपिक्स मेन हमारे रहेंगे, और इस पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें हम जो करने वाले हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये मान के चलना है कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं होंगे, लेकिन वो फॉर्मुला बेस्ड जरूर होंगे। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्जाम हो। तो हम मेन जो हमारा फोकस रहेगा ना, वो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस पे रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपसे हार्ड क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, 45 में से 10-15 क्वेश्चन हार्ड आए, आपसे नहीं हुए, समझ आया, लेकिन जो 30 to 35 क्वेश्चन आपके इजी थे, वो ना होना, वो एक बहुत बड़ा जो है डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपके लिए, और बहुत बड़ा सरदर्द भी बनेगा आपके लिए। आगे जाके रिग्रेट करोगे कि यार इजी क्वेश्चन क्यों नहीं हुए। मैं खुद आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद जेई क्लियर कर चुका हूं, तो आई नो दैट कि ये सारी चीजें हमें कैसे स्ट्राइक करती है। एज ए एस्पिरेंट मैं समझ सकता हूँ ये सारी चीजें। तो आपको ये सारी गलती नहीं करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब उसके लिए सुन लो क्या करना है। आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है साथ में। कॉपी और पेन लेके साथ में बैठोगे तो उससे एक चीज अच्छी हो जाएगी कि कम से कम आप लिखते चलोगे, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप ट्राई करोगे कि आप उसको पहले करो मुझसे। और जब आप ये ट्राई करोगे ना कि आप मेरे से पहले करोगे, या फिर आप थोड़ा सा मतलब हेल्थी कॉम्पिटिशन्स भी रखोगे ना अपने फ्रेंड्स में या फिर किसी से भी, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। अब मैं कंपटीशन गलत वे में नहीं कह रहा, बैड कंपटीशन इज ऑलवेज हार्टफुल, और बैड कंपटीशन से हमेशा नुकसान ही होता है, वो हार्मफुल ही होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर हेल्दी कंपटीशन रखोगे, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। उससे आपको सबसे पहला लाभ होगा, अगर आप हेल्दी कंपटीशन रख के चल रहे हो, तो आपको पता है कि यार मेरी क्या कंपेटिबिलिटी है, या फिर मैं किस में कंफर्टेबल हूं। मैं फिजिक्स में कंफर्टेबल हूं, बायोलॉजी में कंफर्टेबल हूं, और केमिस्ट्री में कंफर्टेबल हूं, किस में हूं। और अगर जिसमें मैं नहीं हूं, मुझे उसी में काम करना है। जैसे सपोज करो आपका फिजिक्स वीक है, सपोज करो आपका केमिस्ट्री वीक है, तो आप उस पर वर्क तब करोगे ना जब आपको पता होगा कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो और किस में कम हो। जब आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप कैसे करोगे। तो ये चीज भी तो फाइंड आउट करना आना चाहिए। और देखो, चैप्टर सब में आसान और मुश्किल हर तरह के रहते हैं। जैसे बायोलॉजी में भी आपको 1-2 चैप्टर मुश्किल मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में आपको 1-2 चैप्टर मुश्किल मिल जाएंगे, फिजिक्स में आपको 1-2 चैप्टर मुश्किल मिल जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल में आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना होगा, मेहनत आपको करनी होगी। क्लास 11th में फिजिकल ही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। फिजिकल में भी ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। अगर इन 2-3 चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लास 11th के सारे ही चैप्टर इजी है, इन 1-2 चैप्टर को छोड़ के। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, और कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की इस वीडियो को। चलो, पहला टॉपिक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप फिजिक्स में भी पढ़ के आते हो वैसे, ये सारी चीजें तो फिजिक्स में आपने नहीं पढ़ी क्या। चलो, हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, लेकिन मैं आपको देखो बहुत इजी वे में समझाऊंगा। अगर मैं आपको सीधे सीधे थ्योरी पढ़ के बता दूं, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन आप समझ लो, बस बस ये प्रोसेस क्या आप ये समझ लो। इसके फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, इससे जो डेरिवेशन में अभी आपको बताने वाला हूँ ना, फॉर्मूला डिराइव करके, वो आपको याद रखने हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछता है, कभी कभी वर्क फंक्शन पूछता है, तो ये सारी चीजें आपको समझना है। देखो होता क्या है, जैसे कोई मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल सरफेस है, ठीक है। अब मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता है ना, मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की।
जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, आपको मालूम ही है मेटल्स के अंदर तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है। अब उस मेटल सरफेस में जब वो ऐसी स्टिल रखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं अभी तक, तो इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेंगे, जब उसको एनर्जी दी जाएगी। अभी तक एनर्जी नहीं दी गई, मेटल सरफेस ऐसे का ऐसे ही है। अब थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, मैंने एक लाइट सोर्स लिया, मतलब कोई भी सोर्स लाइट का वो लिया और उस पे लाइट को रेडिएट कराया, मतलब उस पे डायरेक्टली लाइट को डाला। तो जैसे ही मैंने मेटल सरफेस पे लाइट का रेडिएशन कराया तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं, अब इस लाइट सोर्स से उसको एनर्जी मिली, मेटल सरफेस को। उसको एनर्जी मिली क्यों, क्योंकि इसके अंदर फोटोन्स होते हैं। ये क्या एमिट कर रहा है, फोटोन्स। तो जैसे ही फोटोन्स मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा या इजेक्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि मेटल सरफेस से जैसे ही एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए उसको हम बोलेंगे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाला जो फिनोमिनो है इसमें एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं अगर, कि क्या कोई भी एनर्जी सोर्स से या कोई भी एनर्जी से ये प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैंने लाइट सोर्स से उसको एनर्जी दी, ठीक है, तो कितनी एनर्जी देने पर ये हो जाएगा, तो वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इसको हम लिखते हैं एच म्यू नॉट से। अभी ये म्यू नॉट क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, वर्क फंक्शन भी मैं आपको आराम से समझाऊंगा, पर पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो ये जो एनर्जी है यानी कि एच म्यू आपको पता है यार, एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू होता है, ये मैंने आपको कल ही बताया है, ठीक है ना। प्लांक्स कांस्टेंट होता है एच, ये आपको पता है, और ई का फॉर्मूला मैंने एच म्यू बता दिया था आपको। और ये दो पार्ट में बटेगी एनर्जी, तो पहला होगा हमारा वर्क फंक्शन फाई। अभी इसको समझ लो, मैं आपको बताता हूँ फाई क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। फाई प्लस जो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में वो भी तो लेंगे, तो फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये जो फाई है इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इस फाई का फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट। क्या होगा, एच म्यू नॉट। अब ये एच म्यू नॉट में म्यू नॉट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, वैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम ये वाला प्रोसेस समझ लेते हैं, इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड रखी है, तो आप टेंशन मत लो, अभी आगे समझने वाले हैं अपन। पहले आप ये समझ लो, ये जो एनर्जी है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, पहला वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हुआ क्या था, मेटल सरफेस पे हमने लाइट सोर्स से क्या किया, लाइट उसके ऊपर डाली, तो क्या हुआ, फोटोन उसके ऊपर गए, फोटोन जैसी कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले हम उसको एमिशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। फिनोमिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन when a radiation of sufficient frequency falls on the metal surface। मतलब क्या किया हमने, रेडिएशन कराया किसका, सफिशियंट, या फिर इसको छोड़ो आप इजीली समझ सकते हो ये पढ़ने की बजाय ही, सिंपल है यार, मेटल सरफेस थी ऐसे के ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। अब जैसे ही लाइट सोर्स से मैंने यहाँ पर जैसे ही इसको एनर्जी मिली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, उसको हम इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इसी एमिशन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए एकदम से एनर्जी मिलते ही, इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर कैसे निकल पाए, लाइट की वजह से, लाइट सोर्स से जो एनर्जी मिली उसकी वजह से। ठीक है, तो ये दो चीज आप ऐसे ही समझ सकते हो, बहुत ज्यादा आपको याद करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए प्रोसेस कैसे हुआ, प्रोसेस ऐसे हुआ। अब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या हम देखने को मिली हमें, तो वो देखते हैं। Electrons are ejected as soon as the beam of light of sufficient frequency strikes the metal surface।
मतलब ये कहना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन तब एजेक्ट हुए जब उसको एक बीम ऑफ लाइट यानी कि लाइट सोर्स से क्या मिली, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम, एक तरीके से मान के चलो मिनिमम एनर्जी उसको जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द मेटल एटम। मतलब जब तक वो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन उस पे स्ट्राइक नहीं करेगा मेटल एटम पे, तब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, अब आ गया हमारा मेन बात। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच म्यू नॉट, यही बताया था ना, फाई इक्वल्स टू एच म्यू नॉट। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आना चाहिए था ये म्यू नॉट क्या है, तो मैंने तब भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले करेंगे, थोड़ी देर बाद में इसको करेंगे। तो अब वो समय आ गया है। तो म्यू नॉट है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये होती क्या है, तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो उस प्रोसेस के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए। तो जब मुझे पता है वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है, तो फिर जो म्यू नॉट है वो क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। यानी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, म्यू नॉट बोलूंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक सेकंड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ ना, सिंपली याद रखने के लिए कि जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए, उसको मैं क्या बोलूंगा, म्यू नॉट बोलूंगा। ठीक है, और फाई हमारी मिनिमम एनर्जी है टू रिक्वायर्ड टू इजेक्ट का रिजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन दोनों को आप इस टाइप से याद कर सकते हो। बीच में क्या आ रहा है, एच। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी सारी चीजें देख के कि म्यू नॉट निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन निकाल लोगे तो म्यू नॉट अपने आप आ जाएगा। म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है आपका फाई अपॉन एच, फाई अपॉन एच, यही होता है ना। अभी न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं, अभी जस्ट मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूँ, बस 2 मिनट रुको। अब एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखी गई कि जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, अभी देखो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, अब वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, लाइट सोर्स पे डिपेंड करेंगे। सब सिंपल सी बात है, वही तो एनर्जी दे रहा है ना। तो यहां से हमने दो बातें निकाली, इट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी वो किस पे डिपेंड होंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। एक तो पहली बात किस पे डिपेंड होंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, लाइट सोर्स से ही तो एनर्जी मिल रही है तो उसकी इंटेंसिटी पे 100% डिपेंडेंट होंगे। दूसरा ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करेंगे, यानी दोनों ही केसेस में वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन देखो हमने समझ लिया है, म्यू फाई इक्वल्स टू एच म्यू नॉट होता है, ठीक है। इसको डब्ल्यू नॉट से भी कहीं कहीं दिखाया जाता है, आप कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, आप डब्ल्यू नॉट मानना चाहो डब्ल्यू नॉट मान लो, फाई मानना चाहो फाई मान लो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये आपको पता चल गया। या उस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। अब एक न्यूमेरिकल देख लें, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये तो इजी है। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे, लेकिन ठीक है, आप उसकी चिंता मत करो। इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम मेटल इज दिस, देन फाइंड इट्स वर्क डन। वर्क फंक्शन, सॉरी मैं वर्क डन पे पहुंच जाता हूँ, वर्क फंक्शन पूछा है। अब देखो वर्क फंक्शन निकालना है यानी फाई निकालना है, और फाई का फॉर्मूला आपको पता है, फाई का फॉर्मूला आपको पता है। और गिवन क्या है मेरे पास, गिवन मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट, उसकी वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁴ हर्ट्ज। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, फाई का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, एच इंटू म्यू नॉट। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं, फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है। लगा दो फॉर्मूला। एच की वैल्यू हमें पता है क्या लेते हैं, 6.6 इंटू 10⁻14 प्लांक्स कांस्टेंट, इंटू म्यू नॉट कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁴। सॉल्व करना जरा इसको,
इसको सॉल्व करो जल्दी से। ये आ जाएगा 10⁻⁻30। और अगर आप देखो तो 6.6 इंटू 1.6, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये लगभग लगभग 10 या फिर 10 से थोड़ा ज्यादा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 6.6 इंटू 1.5 करता ना मैं अगर, तो वो 9.9 आता। कितना आता? 9.9 आता। तो ये मेरा 10.5 आना चाहिए। ये मेरा आना चाहिए कितना? 10.5। तो मैं इसको 10.5 इंटू 10⁻⁻30 भी लिख सकता हूँ, और 1.05 इंटू 10⁻⁻29 भी लिख सकता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हो, एक बार जरा चेक कर लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की जो कैलकुलेशंस है वो वाला पार्ट आपको ही चेक करना होगा। ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ काम। ठीक है, क्योंकि देखो मैं सारे के सारे सॉल्यूशन अगर सॉल्व करूंगा, मैं भी तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, रैंडमली सॉल्व, तो आपको भी तो करना चाहिए ना कुछ, तभी तो बात बनेगी ना आगे। क्योंकि देखो पेपर तो आपका है। पेपर किसका है? आपका है। पेपर में भी आप ही सॉल्व करोगे, आपके टीचर्स आपके साथ नहीं जाने वाले, है ना। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप देख लो कैसे करना है। वैसे तो सिंपल ही है, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। 1.05 1.06 कुछ भी, 10.5 10.6 इंटू 10⁻⁻30 लेके भी आप कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है, देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन -5 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये हमने उसी से निकाल लिया। मैंने अभी क्या बताया था? जो प्रॉपर एनर्जी थी हमारी फोटोन के लिए, एच म्यू, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। किस किस में? एक पाई में और एक काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से मैं चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी तो फॉर्मूला निकाल सकता हूं ना। क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एच म्यू माइनस फाई, या फिर फाई का भी अगर मैं फॉर्मूला खोल दूं तो क्या हो जाएगा? एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। बताओ क्लियर है कि नहीं? तो मतलब मैं कितने भी फॉर्मूलाज इसमें से बना पा रहा हूँ। इसमें से यही मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज अगर आपको सारे याद होंगे, सारे आपको अच्छे से आते होंगे, तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो ई इंसिडेंट इक्वल्स हो जाएगा 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है ना, दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। और एच म्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। वो क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी है। ये भी तो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी ही है ना। मतलब अगर मैं इसको खोल के लिख दूंगा इस वाले पार्ट को, तो वो यही आ जाएगा, यानी कि एच म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और मुझे पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, तो एम ई और वी मैक्सिमम जो भी रहेगा आपका वेलोसिटी। अगर मुझे वेलोसिटी दी हो, वेलोसिटी दी हो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, मास मुझे पता है, और मुझे फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हो, नहीं फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर मुझे मान लो वेलोसिटी दी है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, तो और मुझसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो मैं ये वाला रिलेशन लगा के उसको सॉल्व कर सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन में। और अगर मुझे ये दोनों चीज पता है, सपोज करो मुझे म्यू पता है और मुझे म्यू नॉट पता है, तो इससे मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल लूंगा, एच तो फिक्स है। और एम, एम क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। इसका एक और रिलेशनशिप बनता है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, तो एच आ गया कॉमन, तो म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अब इसको इधर ले जाओ तो 2h/m v अंडर रूट में भी आ जाता है, पर उतना ज्यादा आपको खुलने की जरूरत नहीं है, वो तो आप सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स में ये आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने बहुत अच्छे से किया भी होगा, और आगे भी, क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा था, ये वाला चैप्टर जो है आपका, अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो आपके लिए और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। और नहीं भी है तो भी आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल इसमें नहीं आते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो करते चलना है। एक और इसी बात पे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज, इफ द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 10⁻⁻19 है, एंड इट इज illuminated with light of frequency 8 इंटू 1014। ये 10 की पावर 14 है।
ये करेक्शन में कराता चल रहा हूँ। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी। तो मुझसे के ही पूछा है, मतलब एक तरीके से। और गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, देखो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको अंडरलाइन कर लेना है क्या क्या पार्ट गिवन है। जो जो डेटा गिवन है उसको पहले लिखो। जैसे यहाँ पर मुझे वर्क फंक्शन गिवन था, लिखो इसको। फाई गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दूसरा और क्या गिवन है मेरे को, फ्रीक्वेंसी म्यू। म्यू है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। काइनेटिक एनर्जी बताओ। देखो आपको मैंने रिलेशनशिप बताई थी अभी कि जो एनर्जी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है, यानी एच म्यू डिवाइड होता है दो पार्ट में, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी में। बोलो होता है कि नहीं। अब बताओ इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप छोड़ देते हो। बताओ कोई बात हुई है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। अब देखो आपको क्या निकालना है, एच म्यू निकाल लो पहले तो। एच इंटू म्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। म्यू कितना है, 8 × 10⁻14 इक्वल्स फाइव कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करो इसको। ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻20। मुझे इसे -19 में लाना है क्योंकि यहाँ 19 लिखा है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट मेरा आएगा। तो इसको इधर भेज दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये हो गया मेरा 6.6 इंटू 8। 6.6 इंटू 8 कितना होगा, देखो 6.6 इंटू 10 होता है मेरा 66, ठीक है। और 6.6 इंटू 2 होता है मेरा 13.2, ठीक है। तो 66 में से 13.2 माइनस कर दो, सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे करोगे तो और ज्यादा इजीली हो जाएगा ना। कितना आ गया, 52.4 आ गया, है ना। इतना ही आएगा ना, 52.4। हम्म। और 10⁻⁻20 बचा, और ये आया 3.2। इसको इसको -20 में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर से एक हटा देंगे तो वो 10⁻⁻20 आ जाएगा। तो हाँ ये सही रहेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 32 इंटू 10⁻⁻20। सही है। इसको कैसे चेंज किया 20 में, अरे सिंपल है, इस पॉइंट को हटाएंगे 10⁻⁻20 बन जाएगा, 32 आ जाएगा, सिंपल। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आया, 52.4 माइनस 32, ये आ गया आपका 20.4 इंटू 10⁻⁻20। अब इसको -19 तक भी ले जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। इसको ये भी लिख सकता हूँ 2.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बताओ क्लियर है कि नहीं। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन वाला पार्ट चेक कर लो, उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं हमेशा। ठीक है, इसको मैंने देखो फॉर्मूला लगाया, एच म्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन मेरे को पता था। ठीक है, वर्क फंक्शन मेरे को पता था, और मुझे म्यू दे दिया, इसका मतलब मुझे पहले ही हिंट दे दिया कि तू एच म्यू लगा। मुझे पहले हिंट दे दिया ना कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। तो मेरे को पहले ही हिंट मिल गया। ठीक, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी बस। अब मैंने यहां से इसको सॉल्व किया, 6.6 इंटू 8 कर दिया मैंने। कैसे किया, 6.6 इंटू 8 मल्टीप्लाई, अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 8 6 8, ये 52.8 आएगा ना। हाँ चलो फिर भी आपका सही हो जाता है, वैसे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, 52.8 होगा। ये देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा चेंज आएगा। ये हो गया आपका 52.8। ठीक, अब 52.8 में से 32 जाएगा तो यहाँ पर 20.8 बचेगा, तो ये 2.08 आएगा। थोड़ा सा चेंज आया। 2.08, हाँ ठीक है, 2.08 इंटू 10⁻⁻19। अब ठीक है ना। अब तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको 2.1 इंटू 10⁻⁻19 भी आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, वो आपके ऊपर है।
नेक्स्ट आता है आपका, ये तो हम कर चुके हैं ना, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी इसी पे तो क्वेश्चन लिखा। अब काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर मैं म्यू को सी बाय लेमडा की फॉर्म में लिखूं, सी बाय लेमडा, ये हमने कल पढ़ा था म्यू का फॉर्मूला, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के लिए सी अपॉन लेमडा, ठीक है, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट लेके चल रहे हैं तब। अब ऐसे ही हम म्यू नॉट को भी लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा नॉट, तो फॉर्मूला इस टाइप से बन जाएगा। फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इस पे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ज्यादा चांसेस नहीं है, ज्यादातर चांसेस आपके वैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके ज्यादातर रखे भी हैं, ठीक, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं, याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन, electrons with a kinetic energy of 6.023 into 10 की पावर 4 joule per mole are evolved from the surface of a metal when exposed to a radiation of wavelength of 600 nanometer photoelectric effect. The minimum amount of energy required to remove an electron from the metal atom is। अब देखो ये लास्ट लाइन पढ़ के आप समझ गए होंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, तो हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। और इलेक्ट्रॉन्स दी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 6.023 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर मोल। अब देखो यहां पर भी एक झूल है, यहां पर जो जूल पर मोल दिया है ना, यानी एक एटम के लिए नहीं दी है काइनेटिक एनर्जी, एक मोल के लिए दी है, तो मुझे एक एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकालनी होगी, वो अभी हम करेंगे, पहले हम लिखते चलते हैं क्या क्या गिवन है। वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ है लेमडा 600 nm, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क करके चलो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपका क्लास 11 के एग्जाम में भी आ सकता है, और नीट में तो 100% इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप मान के चलो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर जूल पर मोल में दिया है, बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर देते हैं, गलत सॉल्व करके आते हैं, क्यों, क्योंकि वो इस मोल को नहीं देखते। अरे सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी मुझे एक फोटोन के लिए निकालनी है ना, एक एटम के लिए निकालनी है, एक मोल के लिए थोड़ी निकालनी है, तो क्या करूंगा, इसको एक एटम के लिए चेंज करने के लिए या एक फोटोन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा मुझे, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। अब मैं आपको बहुत बेसिक में नहीं ले जाना चाहता, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आप पढ़ के आए हो क्या, मोल कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, पता है कि नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले लेक्चर जाके देख लो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। अब जैसे ही इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा सॉल्व करने पर, जल्दी बताओ, 10 की पावर -19 जूल पर फोटोन। अब देखो पर फोटोन में आ गया ना, अब सही है, काइनेटिक एनर्जी यानी एक फोटोन के लिए इतनी है, या फिर आप इसको डायरेक्टली जूल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब ये एक फोटोन के लिए है ना, क्योंकि अब हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसी अगर मैं एनर्जी निकालूं, एनर्जी ऑफ फोटोन एच म्यू होता है, या फिर एच म्यू की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ एच सी अपॉन लेमडा। अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बता रहा था ना, वो मैं इसीलिए बता रहा था क्योंकि क्वेश्चन मेरे को इस टाइप का लेना था। अब देखो एच सी अपॉन लेमडा से निकालेंगे, अब एच की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा की वैल्यू है 600 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -9, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -9, सॉल्व कर दो इसको, अभी के अभी सॉल्व करो जल्दी से। देखो 10 की पावर -34 से कटा कितना, 10 की पावर -25, ये -8 उसमें चला गया, तो 10 की पावर कितना आया, -25 प्लस 8 -17, और ये जो 600 है ये हो गया मेरा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, रुको, 19.8 अपॉन 600, तो अब ये बचा है मोटा मोटा मेरे पास, इसको तो मैं सॉल्व कर लूंगा,
ये दो जीरो ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10⁻², ऊपर जाके -19 हो जाएंगे, 10⁻−19। तो बचेगा क्या, 6 बचेगा, और 6 से मैं इसको काट दूंगा, कितना आएगा, 6×3 = 18, 1.8, तो 3.3 आएगा। हाँ। हम्म। तो 3.3 इंटू 10⁻−19 जूल। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आप चेक कर लेना, या आपको ही चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो भी रहेगा। ये हमने निकाल लिया वर्क एनर्जी, एनर्जी हमारी आ गई है, ठीक है, जूल। ये भी फोटोन के लिए, ये भी फोटोन के लिए, तो अब हम जूल जूल में ले सकते हैं, ये भी जूल पर फोटोन ही मान के चलो। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, मुझे वर्क फंक्शन निकालना है, और वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, फाइव प्लस के ई। तो यहां से अगर मुझे फाइव निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ई माइनस के ई। अब देखो एनर्जी कितनी आई थी, 3.3 इंटू 10⁻−19, और काइनेटिक एनर्जी एक फोटोन के लिए कितनी निकाली थी, 10⁻−19। यही था ना, जल्दी चेक करो एक बार। हम्म। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो वन लिख दो, 1 × 10⁻−19, जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, ठीक है। ये मान के चलो, मैथ्स में भी और केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, जहां भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है मल्टीपल में। अब देखो 10⁻−19 आ गया कॉमन, यहां से आ जाएगा आपका 3.3 - 1 इंटू 10⁻−19, कितना आया, अरे 2.3 इंटू 10⁻−19, ये आपका आंसर हो जाएगा जूल, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप देखते चलो, देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट ना आपके ऊपर ही है, आपको खुद ही सॉल्व करना होगा कैलकुलेशन वाला पार्ट। मेरे से उम्मीद मत रखना, मैं आपको सॉल्व करना सिखा सकता हूँ, सॉल्व कैसे करना है और कैसे कैलकुलेट करना है, क्या आंसर निकल रहा है, वो सब आपको चेक करना है। तो एक बार जरा इसको देखो। ठीक है ना, समझ आ गया ना कैसे किया था हमने, सिंपल है। देखो हमें जो जो पता है वो निकालते चलो। हमें पता था फाई निकालना है, फाई निकालने के लिए मुझे पता था मेरे को एच म्यू यानी ई पता होना चाहिए, म्यू गिवन नहीं था, तो ई मैंने कैसे निकाला, S3/λ से निकाला। काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक थी, काइनेटिक एनर्जी एक मोल के लिए गिवन थी, मुझे एटम या फोटोन के लिए निकालनी थी, तो क्या किया मैंने, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फॉर्मूले में रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया, बस यही किया है, और तो ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है हमारा, तो देखो हमारे पास काफी सारी रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। अब हम उसको क्या करते हैं, उसको हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और वो जो ऑर्डर होगा वो हमारा इंक्रीजिंग वेवलेंथ का होगा या डिक्रीजिंग वेवलेंथ का होगा। मैं आपको फ्रीक्वेंसी के लिए भी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक चीज से बता रहा हूं कि या तो वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ होगा या डिक्रीजिंग वेवलेंथ होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से भी आप देख सकते हो, या तो वो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के रूप में होगा या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के रूप में होगा। तो आप ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन में उसको अरेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, एक तरीके से इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ही अरेंज करना उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये हम जो अरेंजमेंट कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, जैसे रेड की वेवलेंथ जो होती है वो हाई होती है, ठीक है, और वायलेट की कम होती है। विबग्योर से आपको याद होगा, विबग्योर है ना, इंद्रधनुष, आगे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अब इसमें रेस को भी याद करना है, वो विबग्योर वाला तो सब याद कर लेते हैं यार, रेड से वायलेट वो वगैरह, वो सब से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपके रेस आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। वेवलेंथ का कई बार ऑर्डर पूछ लिया जाता है, जैसे कि विजिबल रेंज का, इंफ्रारेड का, तो वो आप अपना याद करके चलो।
ठीक है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले देखो, सबसे ऊपर गामा रेस, सबसे ऊपर गामा रेस, फिर एक्स रेस, फिर क्या है, एक्स रेस, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, और इसके बाद शायद कॉस्मिक रेस भी आती है। तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आप पे छोड़ना चाहिए वैसे, पर मैं आपको वेव के फॉर्म में पहले आपको समझा देता हूँ, वो ज्यादा जरूरी है, वरना क्लियर नहीं होगा। देखो इस टाइप से वेव चल रही है सपोज करो, फिर और करीब आती गई। अब जब ये वाला सीन आ जाए, जब ये वाला सीन आ जाए, यानी कि इसके बीच में जो गैपिंग है वो कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ ही होती है ना, ये तो आपने कल पढ़ ही लिया वेवलेंथ का। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मुझे कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और लोएस्ट कहाँ पर मिल रही है, मिनिमम वेवलेंथ यहाँ पर मिल रही है। इसी टाइप से हम इसको अरेंज करने वाले हैं, इसी टाइप से हम यहाँ से भी आप देख सकते हो, थोड़ा और बेटर मैंने बना के रखा है पहले से, क्योंकि वो वाला आपको ठीक से दिखता नहीं दिखता, वो एक अलग चीज थी, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ यहाँ लिया है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ पर लिया है, तो आप इस टाइप से याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, आर, आर से आप रेड याद कर लो, रेड से आप याद कर लो रेडियो वेव, तो यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव की होगी, क्या, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपको मैंने रेड से याद करवा दिया, रेड से क्या आया, रेड आर से आ रहा है, और आर से ही आपका आ गया रेडियो वेव, तो यानी कि सबसे ज्यादा जो आपकी वेवलेंथ होगी वो यहाँ पर होगी, रेडियो वेव की तरफ होगी। और सबसे कम उल्टा चले जाओ, सबसे कम उल्टा चले जाओ, उल्टा चले जाओगे मतलब कहाँ पर चले जाओगे, सबसे लास्ट में गामा रेस, या गामा रेस से भी शुरू कर सकते हो आप। गामा रेस पे मान के चलो वेवलेंथ सबसे कम होगी, गामा रेस पे मान के चलो वेवलेंथ सबसे कम होगी, और यहाँ पर रेडियो वेव पे यानी रेड से याद कर लो क्या, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो आप कैसे भी याद कर सकते हो, वहां से भी याद कर सकते हो और यहाँ से भी, मैं यहाँ से याद करके चलता हूँ, आर फोर रेड, आर फोर रेडियो वेव, ये मैंने तरीका जुगाड़ निकाला हुआ है। ठीक है, मुझे पता है रेड रेड की वेवलेंथ हाई होती है, और मैंने रेड से रेडियो वेव को याद कर लिया कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। सबसे कम फिर किसकी हो गई, गामा रेस की हो गई, सबसे कम किसकी हो गई, गामा रेस की हो गई। उसके बाद फिर देन एक्स रेज आती है, फिर एक्स रेज के बाद हमारी दूसरी, जैसे यूवी है, फिर इंफ्रारेड है, विजिबल रेंज बीच में आ जाता है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये सब हमें देखने को मिलती है। विजिबल रेंज क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, इसके लिए हमें थोड़े और आगे के लेक्चर्स पे जाना पड़ेगा। बट आपको मेनली किस पे फोकस करना है, आपको मेन फोकस करना है याद करने के ऑर्डर पे। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं वैसे याद करने की, कैसे याद करेंगे। आप कहते हो कि ये सारी रेज के नाम याद नहीं होते हैं, कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, कैसे याद करें। वैसे तो बेटर होगा आप ऐसे ही याद कर लो ऑर्डर के हिसाब से, जैसे ऑर्डर तो वैसे मैंने बता दिया, आर फोर रेड, आर फोर रेडियो वेव, रेडियो वेव मतलब उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा हाई होगी। कैसे, क्योंकि रेड की ज्यादा होती है, तो रेड से मैंने रेडियो वेव याद कर लिया। अब एक और तरीका भी है, गामा रेस जी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ लिखो गाड़ी, एक्स, एक्स रेज एक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ लिखो एक्स। अल्ट्रावायलेट किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, तो यहाँ लिखो यू। विजिबल किससे स्टार्ट हो रहा है, वी से, तो यहाँ लिखो वी। इंफ्रारेड के लिए लिख दिया मैंने, इंफ्रारेड के लिए मैंने लिख दिया इन। माइक्रोवेव से मैंने लिख दिया माई। रेडियो वेव से मैंने लिख दिया रेडार। अब इसको पढ़ो साथ में थोड़ा सा, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेडार, मतलब गाड़ी एक्सयूवी जो है वो मेरे रेडार में है, ये मैंने इस टाइप से याद कर लिया है। अब देखो गाड़ी यानी जी से आ गया गामा रेस, एक्स, एक्स से आ गया एक्स रेस, यू, यू से क्या आ गया अल्ट्रावायलेट, वी, वी से क्या आ गया विजिबल, इन, इन से आ गया इंफ्रारेड, एम, एम से आ गया माइक्रोवेव, रेड, रेडियो वेव या रेड क्या हो गया रेडार। अब देखो गाड़ी, गामा रेस के लिए जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना।
और रेडियो वेव के लिए क्या होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ऐसे आप याद कर सकते हो, जो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पर ऊपर से नीचे का ऑर्डर देखूं तो क्या हो रहा है, रेडियो वेव से जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। वहीं अगर मैं गामा रेस से स्टार्ट करूंगा तो गामा रेस से नीचे आते आते क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ना। याद करने के लिए आपका हो ही गया, गाड़ी मतलब गामा रेस, एक्स मतलब एक्स रेस, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, वी मतलब विजिबल, इन मतलब इंफ्रारेड, एम मतलब माइक्रोवेव, और रेडार मतलब रेडियो वेव। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं कुछ याद करने के लिए। विजिबल रेंज ये एकदम बीच में आता है, ये आपको याद रखना है। कलर्स आप याद रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर रेड आएगा, ठीक है, विबग्योर आपको याद ही होता है ना। येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, और वायलेट, ये सब आपको याद ही होगा वैसे तो, बताने की जरूरत तो है नहीं। तो कलर्स का आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हो, और ये याद करने वाला पार्ट है, ये सब याद कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चंस इस टाइप के बहुत आते हैं, मतलब इसमें से थियोरटिकल क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो है अभी जो हमने पार्ट किया उसमें से आते हैं, और जो आगे अभी हम बोर्स रेडियस वगैरह करेंगे उसमें से आएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मुझसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है और कौन नहीं है, तो मुझे चेक करना है। तो देखो कॉस्मिक रेस होती है, अभी हमने उसमें नहीं देखी, लेकिन मैंने आपको बताया था कॉस्मिक रे भी आता है, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा एक्स रेस, और दूसरा है हमारा गामा रेस, और एक है बीटा रेस। तो इसमें से बताओ कौन नहीं है, तो सिंपल ही बात है, बीटा रेस नहीं है, क्योंकि गामा रेस हमने पढ़ ली, एक्स रेस हमने पढ़ ली, और कॉस्मिक रेस भी हमने पढ़ ली, है ना। यहाँ पर देखो ना, गामा रेस, ठीक है, एक्स रेस, और बीटा रेस ही नहीं है, कॉस्मिक रे भी होती है मैंने आपको बताया था, तो सिर्फ एक बीटा रे नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बोर एटॉमिक मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th के लिए इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके कुछ पॉस्टुलेट है, क्या क्या है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देखो बोर ने क्या बताया था, एटम इज कंसिस्ट ऑफ एन न्यूक्लियस, ऑफ अ न्यूक्लियस। अब देखो जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट करते हैं। जैसे सपोज करो, सिर्फ सपोज करने के लिए बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड में, इसके सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऑर्बिट करेंगे, ऑर्बिट करेंगे यानी घूमेंगे। अब उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इसके सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, मतलब घूम रहे हैं उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पॉस्टुलेट, और ये भी बताया था कि वो स्टेबल स्टेट में रहेगा जब तक उसको बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अरे समझ आया ना फर्स्ट पॉस्टुलेट। अब सेकंड क्या कहा था उसने, सेकंड एंगुलर मोमेंटम के लिए बताया है कि वो उसका NH2 पाई होता है। अब ये N क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले हम फर्स्ट पॉस्टुलेट को समझते हैं, फिर सेकंड पॉस्टुलेट जो बताया उसको समझते हैं। तो फर्स्ट क्या कहा, ऑर्बिट के बारे में, हाँ ये रहा, मतलब जो मैंने अभी बताया ना आपको कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड में क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं। जैसे यहाँ पर KLMN शेल, KLMN शेल आपको पता है ना, 2,8,8, और सपोज करो 1, ये मैंने लिखा किसके लिए वैसे, पोटेशियम के लिए, पोटेशियम 19 के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। तो ये हमारी हो गई के शेल, फिर हो गई एल शेल, फिर हो गई एम शेल, और ये हो गई एन शेल, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें अभी एक है लेकिन आगे और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी से आप समझ सकते हो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ मैंने 3 ही बना रखी है, पर आगे और भी हो सकती है। तो ये हमारी नंबर ऑफ शेल्स हो गई। तो आप समझ सकते हो न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रहे हैं,
और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। दीज ऑर्बिट हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, अभी मैंने बताया ना इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। नेक्स्ट पे आते हैं, ये सब बेकार की बातें थी, जो बताया वो ज्यादा मेन है कि मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है या उसके अराउंड क्या कर रहा है, मोशन दिखा रहा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। अब देखो, एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल होता है, और मल्टीपल किसका होता है, एन एच अपॉन टू पाई, ये मैंने आपको बताया। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स हो जाएगी 1 2 3, ये आप जैसे भी लिखोगे। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एमवीआर। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, फिजिक्स अगर आपने पढ़ रखी है चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। तो सेकंड पोस्टुलेट का मतलब यही था, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो उस ऑर्बिट में है, वो क्या होगा, एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल होगा। यानी अगर फर्स्ट शेल है तो उसके लिए एच अपॉन टू पाई, सेकंड के लिए 2h अपॉन टू पाई यानी एच अपॉन पाई, और थर्ड के लिए 3h अपॉन टू पाई, ठीक है। यहाँ पर वही चीज दिखा रखी है। इसमें देखो एच क्या है हमारा, यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट, यहाँ पर एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और पाए तो हमको पता ही है, एन हमको पता ही है, तो और क्या रह गया, बस बस इतनी ही चीजें पूछी थी। हाँ रेडियस, ये रेडियस है, इस वाले पार्ट में से तो सारा हो गया, ये रेडियस है, और ये मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वेलोसिटी है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होता है ना, आपको पता होगा 9.1 इंटू 10⁻31, ये आपको याद होगा। अब आ जाते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी, जो है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे एप्लीकेबल होती है, याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 पॉजिटिव, और बेरिलियम 3 पॉजिटिव। अब अगर आप सब में देखो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 थे, एक इनने डोनेट कर दिया तो कितने बचे, एक ही बचा। और ऐसे लिथियम के पास 3 थे तो 3 में से 2 गए तो एक ही बचा। यहाँ पर बेरिलियम के 4 - 3, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दो, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ये जो हमारा बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल है, ये क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी आप बहुत पहले भी पढ़ के आए हो, म्यू बहुत पहले से आप पढ़ के आ चुके हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता होगा। फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते थे, अगर मैं बात करूं फोटोन के लिए, तो वो हो जाता था ई अपॉन एच, क्यों, क्योंकि ई इक्वल टू एच म्यू निकलते थे, तो म्यू हो जाता था ई अपॉन एच, ई अपॉन एच। बोलो होता था कि नहीं होता था। और हाँ, इसका तीसरा पोस्टुलेट तो सुन लो बोर्स का, वो ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, लेकिन अगर मुझे उसे चेंज कराना है, अगर मुझे उसको चेंज कराना है, एनर्जी लेवल चेंज कराना है, तो क्या करना होगा, एनर्जी देनी होगी। तभी वो लोअर स्टेट या हाइयर स्टेट में जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट या हाइयर एनर्जी स्टेट में। अब वो वाली चीजें ही हम पढ़ने वाले हैं, एक्साइटेड एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाइयर एनर्जी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देखो, E1 हो गया हमारा लोअर एनर्जी स्टेट, और E2 हो गया हमारा हाइयर एनर्जी स्टेट। तो अगर मैं डिफरेंस ले लूँ इन दोनों का, तो वो हो जाएगा मेरा डेल्टा ई। तो ये आ गया मेरा टोटल जो डिफरेंस था एनर्जी का, डेल्टा ई अपॉन एच। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E2 - E1 अपॉन एच। मतलब जो मेरी हाइयर एनर्जी स्टेट थी, उसमें से अगर मैं लोअर एनर्जी स्टेट को निकाल दूं, तो मेरा टोटल एनर्जी वाला पार्ट आ जाएगा, एक्साइटेड एनर्जी में निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट है कैलकुलेशन द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता था आपका, mv² अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv² अपॉन आर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R²। वो आपने पढ़ रखा है ना, तो उसी का तो ये है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख देते थे। Z एटॉमिक नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर लेना होता है। E² अपॉन R², ये E जो है हमारा वही है चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है ना, तो Q को E ले लेते हैं, और Q को हम Ne लिखते हैं। वैसे आपको पता होगा ना, Q को Ne लिखते हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी से मैंने यहां पर इसको लिखा है। अब इसको मैं बराबर रख दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, mv² अपॉन आर। यहाँ पर मैंने दोनों फोर्स को इक्वेट किया है, जस्ट ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक रिलेशन निकालने के लिए। अब देखो आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और बन क्या जाएगा, mv² अपॉन आर। या फिर मैं इस m को भी तो उधर ले जाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, इस m को भी इधर ले जाते हैं फिर, तो ये बना v² इक्वल टू kze² अपॉन mr। यहाँ तक क्लियर है? बोलो जल्दी। v² क्या आ गया मेरा, kze² अपॉन mr। यहाँ तक क्लियर है? अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। अच्छा ये तो सिर्फ v के लिए आ गया। यहाँ से r का भी आप निकाल सकते हो, r आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, kze² अपॉन mv²। तो सेकंड इक्वेशन इसके लिए आ गई, r के लिए क्या हो गया, kze² अपॉन mv²। ठीक है, तो r आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इजी बनाएंगे। इसको इजी बनाएंगे तो हमने क्या करा, आर एन को लिख लिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका बोर रेडियस का, ये आप याद करके चलना, ठीक है। आर एन इक्वल्स टू 0.529 इंटू n² अपॉन ए नॉट, इसको ए नॉट लिखेंगे, इंटू में जेड। और यहां से हमें दो चीजें पता चली। पहला क्या, रेडियस का पता चला कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n² के। और यहां से पता चला वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/z के। तो इस फॉर्मूले से मुझे दो बातें समझ आ गई, 0.529 n² अपॉन a0 इंटू जेड, कि जो हमारे रेडियस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n² के। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी हमें पता चल गया। ठीक, ये z अपॉन में आएगा, यहाँ पर n² अपॉन जेड होता है। आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। आपको बस ये दो कंडीशन याद रखनी है, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। ये दोनों जो आपके कंडीशंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार इसको देखो, मैं इतने पानी पीता हूँ। हम्म, तो फॉर्मूले से भी आपको पता चल रहा है। ये गलत लिख दिया था क्या, इसको ठीक कर देते हैं। अब ठीक है ना, अब तो गलत नहीं लिखा। हाँ, ठीक है ना। ये जेड आएगा, यहाँ पर ए नोट आएगा। इसको ए नोट को आप कैपिटल ए नोट भी लिख सकते हो, स्मॉल ए नोट भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ना, आपको क्या लिखना है, आप कैसे भी करके डिनोट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब इसका जो प्रूफ है, वो प्रूफ भी कई बार आता है, लेकिन वो नहीं आ रहा है पेपर में। आप तो नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको प्रूफ लिखने के लिए नहीं आएगा, ये मान के चलो। आपको तो फॉर्मूलाज याद करने हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको दो कंडीशन हमेशा याद रखनी है, ये n² पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और 1/z के इनवर्सली, या फिर 1/z के डायरेक्टली हो गया, z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद रखना है। और फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर एन इक्वल्स टू 0.529 इंटू a0 n² अपॉन जेड। तो ये आपको याद रखना है। इस पे आपको एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। आप रेडी हो उसको क्वेश्चन को करने के लिए या नहीं, बताओ। रेडी हो, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 53 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ द हीलियम पॉजिटिव आयन, ये हीलियम पॉजिटिव आयन है, इज क्लोजेस्ट टू। अब जल्दी से ये बता दो मुझे, कैसे निकालोगे, कैसे करोगे बताओ। अरे सिंपल है, मुझे रेडियस दी हुई है ना, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो किस पे डिपेंड करती है।
रेडियस हाइड्रोजन एटम की दी हुई है, हीलियम पॉजिटिव की दी हुई है। डिपेंड किस किस पे करती थी, अभी बताया था, आर एन डिपेंड करता है किस पे, एक तो एन स्क्वायर पे, दूसरा एक 1/z पे। ठीक है, यहाँ एन का कोई जिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ जेड के लिए देखना है। क्यों? क्योंकि देखो एन इसके लिए भी 1 हो जाएगा और हीलियम पॉजिटिव के लिए भी 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ जल्दी। सिंगल स्पीशीज ही हो गई ना, बोर एटॉमिक रेडियस उसी पे अप्लाई होगी। अरे बताओ ना जल्दी, एन इसके लिए भी 1 था हाइड्रोजन के लिए और इसके लिए भी 1 था, तो एन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड से फर्क पड़ेगा। जेड से एटॉमिक नंबर से फर्क पड़ेगा। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और हीलियम का कितना होता है 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 2 हो गई तो ये इसका हाफ हो जाएगा, यानी जो भी रेडियस होगी वो हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि z उसका डबल है, z उसका डबल है और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये z उसका डबल है और आर एन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी आर एन बाय 2 हो जाएगा। तो 53/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 53/2 कितना आ जाएगा? 26.5। अब यहां पर देख लो 26.5 पिकोमीटर किसके क्लोजेस्ट है? 27 के। सिंपल सी बात है। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। हमने क्या देखा, ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो एन स्क्वायर पे और दूसरा जेड पे। एन सेम था, अब हमने फिर जेड पे गए, एटॉमिक नंबर पे चेक किया, तो एटॉमिक नंबर क्या था, दोनों का डिफरेंट था, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। और जब इसका एटॉमिक नंबर इसका डबल था तो उसकी रेडियस हाफ हो जाएगी। सिंपल सी बात है। बोलो हाँ कि ना। अरे जल्दी बोलो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। इसमें और ज्यादा कुछ करवाने के लिए है नहीं। आप सबके जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और उस पर आप कोई भी डाउट अपने पूछ सकते हो। या फिर आपको अगर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में देखोगे तो टेलीग्राम चैनल के अलावा भी आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियोस को लगातार वॉच करते रहो, क्योंकि देखो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो, मैं कहता हूँ कि नीट या जेई, ये इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। और अगर आप इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको गलती नहीं करनी है। आपको गलती क्या नहीं करनी है, देखो, तो पढ़ने में, पढ़ाई करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, कुछ भी करने में गलती होने की संभावनाएं रहती है, वो तो हो गई एक अलग बात। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि आप जो काम कर रहे हो वो आप ईमानदारी से करो। वो काम जो आप कर रहे हो वो आपसे बेटर कोई ना कर पाए। अगर आप खुद से ईमानदारी रखोगे ना, देखो गलती होना या ना होना एक अलग बात है, गलती सबसे हो जाती है। अब हमसे नहीं होती होगी क्या? क्लियर सी बातें होती है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपना एक बेस बनाना है। आपको अपना जो बेस है ना वो क्लियर रखना है कि मेरे को अगर दिन में 12 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। समय को आपको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है अपनी लाइफ में, क्योंकि समय बलवान है, समय ही सब कुछ करवाता है। आपको क्या करना है, समय को इज्जत देनी है, आपको इज्जत अपने आप मिल जाएगी। और ये तो वैसे भी पॉलिसी है ना, गिव एंड टेक वाली, कि आप जो जिसको जो देते हो आपको बदले में भी वही मिलता है। आप कभी भी कीचड़ में पत्थर मार के देखो, कीचड़ आपकी तरफ आती है कि नहीं आती? आप किसी से कैसा व्यवहार करोगे वो वैसा ही व्यवहार करेगा। सिंपल पढ़ाई के साथ भी वही है। आप अपनी पढ़ाई को जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितनी ज्यादा तवज्जो दोगे, उतनी ही ज्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप उसको तवज्जो नहीं दोगे या आप उसको सेकेंडरी बना लोगे तो वो आपके लिए हमेशा ही सेकेंडरी रहेगी, कभी प्राइमरी नहीं बन पाएगी। क्लियर है ना? तो ये बात आपको समझ के चलनी है। और देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, किसी भी फील्ड में जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर बनोगे, और डॉक्टर को तो वैसे भी काम करना पड़ता है। डॉक्टर की तो नाइट शिफ्ट लग जाती है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें डॉक्टर्स को झेलनी होती है। तो डॉक्टर्स का तो काम ही है, डॉक्टर्स के पास ये वाला
एडवांटेज नहीं है कि वो आज छुट्टी कर ले, ये कर ले। आपको तो 10-10 12-12 घंटे शिफ्ट रोज देनी होगी, क्योंकि आप किसी की जान बचा रहे हो ना। आपका वो तो नहीं है ना ऑफिस में। इंजीनियर का तो फिर भी मैं कहता हूँ, वो तो फिर भी चलो 8-9 घंटे की शिफ्ट करके आ गए, बैठ गए, सो गए, आराम कर लिया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर्स के साथ वो वाली चीज नहीं है। डॉक्टर्स को क्या करना है, डॉक्टर्स को तो अपना धर्म ही बना लेना है इलाज करना, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है आराम करने का, नहीं है। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये बात आप मान के चलो कि आपको जरूरत से ज्यादा काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरों की गलतियां निकालना छोड़ो, अपना अपना देखो। आप अपने बारे में सोचो, आपका फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से, या दूसरा जो कह देगा वो आप मान लोगे। खुद पे कोई विश्वास नहीं है ना। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई खुद करनी है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रह के चलना। कोई को है या ना कहे, आपको पढ़ना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है सही में तो, ठीक। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। काफी ज्यादा अच्छा सेशन था, बहुत ज्यादा हमने चीजें देखी। कल के सेशन में हम और भी ज्यादा चीजें देखने वाले हैं, कल और भी ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, ठीक है। बोर एटॉमिक रेडियस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे, और एनर्जी स्टेट्स पे भी हम पहुंचेंगे। उसके बाद फिर क्वांटम नंबर्स, अगर कल पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो उसके बाद वाले लेक्चर्स में। तो आपको सारी चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और कुछ प्रीवियस ईयर की मैं सोच रहा था वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस में आपकी कराना स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपको पीवाईक्यूज की सीरीज चाहिए तो एक बार आप कमेंट करके बताना मेरे को, जिससे कि मैं समझ सकूं कि कौन से चैप्टर्स के आपको पीवाईक्यूज चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।